नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। हम देखेंगे बिहार की राजनीति को बदलते देखेंगे। जात जमात के जोर पर जनमत को हाईजैक करने वालों को पटखनी देते जनता को देखेंगे। वोट बैंक को बिखरते देखेंगे। पारंपरिक और पुश्तैनी सीट वाली प्रचलित मान्यता को दरकते देखेंगे। धर्म के नाम पर वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश को ध्वस्त होते देखेंगे। इन संभावनाओं के बीच चुनावी मुकाबले के समय मुद्दों को नजरअंदाज करते नेताओं को देखते आए हैं। मंच से नेताजी के भाषणों में अपने मुद्दों को तलाशते मतदाताओं को देखते आए हैं। मुंह ताकते मोहताज मतदाताओं को अब मुखर होते भी हम देखेंगे। अपने मुद्दों को लेकर राजनीतिक दलों पर दबाव बनाते मतदाताओं को भी देखेंगे। हम देखेंगे और इसलिए देखेंगे क्योंकि बांकीपुर की जनता ने दिखा दिया कि प्रचलित पुरातन पारंपरिक पैतरे चुनाव परिणाम के आपके पक्ष में होने का पुख्ता प्रमाण नहीं माने जा सकते हैं। बांकीपुर में हमने देखा कि किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को कथित पॉपुलर और प्रभावशाली नेताओं की छत्र छाया में होने के बाद भी परास्त किया जा सकता है। हमने देखा लगातार जीतने वाले को जनता लानत भेजने लगी। हमने देखा मौका देखकर दूसरे नंबर से पहले नंबर पर आने का प्रयास कर रही राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता को, और हमने देखा उनकी जमानत जब्त होते हुए, और देखा जतन करते जनसुराज के साथ जनता को जाते हुए। जनादेश ने बहुत कुछ दिखाया और आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। बिहार के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बांकीपुर चुनाव परिणाम ने कैसे दहला दिया है वो भी दिख रहा है, और दिख रही हुंकार भरते गठबंधन के दिग्गजों की हार के बाद गायब हुई हेकड़ी। लोगों का फैसला दिख रहे हताश चेहरे, हैरान नेता, निराश प्रत्याशी, बगल झांकते प्रवक्ता और समीक्षा बैठक में परिणाम को परखने का प्रयास करते पार्टी के कर्ता धर्ता। दिख रहा कैसे एक खेमे में अपने ही अपनों का पानी उतार रहे, एक दूसरे को जिम्मेदार बताकर हार का ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी ओर सहमे नेता नीतीश को याद कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे उनका चेहरा देख जनता वोट करती थी, और फिर बांकीपुर से बिहार के जनादेश का आकलन करने से वही इनकार करते दिख रहे हैं। लेकिन जो सत्ता को चुनौती देगा और विपक्ष का विकल्प बनता दिखा, उस जनसुराज की धमक देख दोनों खेमों में सहमे लोग अगर आपको नहीं दिख रहे तो इसलिए क्योंकि वो समीक्षा के साए में छिप रहे हैं। लेकिन हम सवाल तो पूछेंगे कि पीके ने तो आईना दिखा दिया, बीजेपी और आरजेडी को क्या दिखा? जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा दे। बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए नितेश सिंह जी हैं, आरजेडी की ओर से पक्ष रखने के लिए मधु मंजरी जी हैं, और वरिष्ठ पत्रकार राकेश रंजन जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, आपसे शुरू कर लेते हैं। पीके की पार्टी ने तो आईना दिखा दिया, बीजेपी और आरजेडी को उन दोनों को क्या दिखा? चुनाव परिणाम के बाद उन दलों में हो रही हलचल, उन दलों के नेताओं के आ रहे बयान से आपको क्या लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष ने इस चुनाव परिणाम में क्या देखा? देखिए, पिछले आप ना लगभग 10 वर्षों का अगर स्टडी करेंगे उपचुनावों का खासकर, तो लगभग 78% सीटों पर जो रूलिंग पार्टी रही है वही जीतती रही है, और लगभग विपक्षी दल 22% सीटों पर वो विजय प्राप्त करते रहे हैं। तो एक ट्रेंड रहता है, जो सत्ता पक्ष सत्ताधारी दल है वही उपचुनाव भी जीतेंगे। ये जो इलेक्शन रहा थोड़े से कई मामलों में अलग हो गए। ये एक ऐसी जगह पर इलेक्शन हो रहा था जहां पर प्योरली अर्बन वोटर थे, सिर्फ शहरी मतदाता ही थे, और उसमें भी ये ऐसे जगह पे चुनाव हो रहा था जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने उस सीट को खाली किया था और वहां ये चुनाव हो रहा था। वैसे में भारतीय जनता पार्टी का नहीं जीत पाना कई प्रकार के नए समीकरणों का इशारा कर रहा है। एक तो ये है कि मुझे ये महसूस होने लगा कि ये जो युवा हैं, जो 29 वर्ष से कम आयु के लोग थे, वो अच्छे खासी संख्या में उस क्षेत्र में थे। और जैसे पहले हम लोग पिछले विधानसभा इलेक्शन 2025 के इलेक्शन में हमने देखा था कि महिलाएं कास्ट न्यूट्रल एक वोट के रूप में, एक वर्ग के रूप में उभर रही हैं, वैसे मुझे लगता है कि ये जो जेन जी का जनरेशन है ये कास्ट न्यूट्रल हो रहा है। और आपने देखा हुआ कि सभी जातियों में जब बिहार की जब भी बात होती है तो बिहार की राजनीति को हम लोग जाति से अलग करके नहीं देखते हैं जी। वैसे में अगर प्रशांत किशोर जी को अच्छे खासे वोट मिले हैं, 19,000 से ज्यादा मार्जिन से वो जीतते हैं, इसका मतलब है हर तबके में उन्हें वोट मिले हैं, स्वर्ण जातियों में मिले और निचली जातियों में मिले, ठीक है।
तो वैसी स्थिति में जितने भी दल हैं उनके लिए एक संकेत है, एक चुनौती है कि उन्हें अब जनता के मुद्दों के साथ जाना होगा। जी। अब आप बहुत अधिक हेलीकॉप्टर लीडर उतार देंगे तो नहीं बन पाएगा। एक तो ये पक्ष हुआ। दूसरा एक पक्ष इस रूप में भी हम देख सकते हैं कि जब भी उपचुनाव होते हैं तो ये कोई पार्टियों की हार नहीं होती है। ये जब भी होती है तो प्रत्याशियों की जीत या हार होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो थे वो कार्यकर्ता थे और बीजेपी को लोग इस रूप में जानते थे कि ये कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है। लेकिन शायद प्रशांत किशोर ज्यादा भारी पड़ गए और उन्होंने एक स्वच्छ अपना छवि जो प्रस्तुत किया जनता के सामने, कई जो लोकल मुद्दों को उठाया। बीजेपी आमतौर पर उपचुनाव में भी राष्ट्रीय मुद्दों को उठाती है, राज्य स्तरीय मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने बिल्कुल क्षेत्रीय जो लोकल इश्यूज हैं जैसे ड्रेनेज की समस्या उसको उभार किया या फिर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जो पिछले कुछ दिनों से थोड़े बहुत छिटपुट घटनाएं हो रही थी उसको उन्होंने टारगेट करना शुरू किया। और एक चीज मैं और कहूंगा कि प्रशांत किशोर जैसे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब बने तो उन्होंने भारत में एक नया सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रसार किया और हर जगह पूरे भारत की चर्चा होने लगी, राष्ट्रवाद की चर्चा होने लगी। वैसे प्रशांत किशोर जी ने राज्यवाद की चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने भी आप जितने भी उनके मीटिंग होते थे जय बिहार का उन्होंने नारा लगवाया। तो फिर उन्होंने बिहार पर एक फोकस, एक आम युवाओं को एक संदेश दिया, एक अट्रैक्शन दिया कि हम बिहार की बात कर रहे हैं, हम बिहार से जो पलायन हो रहे हैं उन लोगों की बात कर रहे हैं। यूथ को बड़ा उन्होंने टारगेट किया, यूथ को अट्रैक्ट किया। दूसरी बात आप देखेंगे कि ये खुद बहुत बड़े रणनीतिकार हैं और जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी अपने को जनता से कनेक्ट करते हैं, जैसे चाय की चर्चा के माध्यम से कनेक्ट करते हैं, मन की बात के माध्यम से कनेक्ट करते हैं, वैसे प्रशांत किशोर जी ने भी कनेक्टिविटी बनाई और उन्होंने भी कई मीटिंग किए और चाय पर चर्चा की। उन्होंने भी माइक्रो बूथ मैनेजमेंट किया जो बीजेपी आमतौर पर करती रही। तो ये सब कई चीजें रही जिससे प्रशांत किशोर जी ने इस चुनाव को जीता। मतलब पहले से जो दिग्गज मौजूद थे उन्हीं के दांव पेच से उन्हीं को परास्त करने में कामयाब रहे हैं पीके, यानी कि कहीं ना कहीं जो पुराने दोनों खेमों के नेता रहे हैं वो अपने ही पैतरों से पस्त हुए हैं। लेकिन क्या वो देख पा रहे हैं कि कहां उनसे चूक हुई है, यही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। मधु जी, तेजस्वी यादव सामने आए, अपने पार्टी प्रत्याशी की हार की वजह तलाशने के बजाय बीजेपी की हार का जश्न मनाते और बीजेपी को नसीहत देते नजर आए हैं। क्या आरजेडी को अपनी हार यहां नहीं दिख रही है? दीपक जी, देखिएगा कि जिस तरह से बांकीपुर का समीकरण है वो समीकरण शुरू से लेकर के आज 35-40 साल से बीजेपी का ही रहा है। वहां पे कोई दूसरी पार्टी या दूसरा कोई भी कैंडिडेट नहीं जीत पाए। लेकिन पहली बार बाई इलेक्शन जो ये हुआ और लोगों में जो एक आक्रोश था, उस समय जेनजी का आक्रोश था, जिस तरह से नीट एक परीक्षा को लेकर के, बिहार में पलायन को लेकर के, बिहार की व्यवस्था को लेकर के, बांकीपुर में पानी लॉगिंग को लेकर के, इस तरह से लोगों में थोड़ा सा आक्रोश था। तो कहीं ना कहीं जो बांकीपुर की जनता है, जो शिक्षित समझदार जनता है, उसने एक तरफा इस बार सोचा। और जहां देखेंगे कि आप बांकीपुर का कैंडिडेट को अगर आप देख लें तो पहली बार कैंडिडेट ये लाते हैं, फिर कैंडिडेट वापस कर लेते हैं, फिर नया कैंडिडेट आता है। ऐसा कैंडिडेट आता है कि मीडिया के सामने 2 लाइन नहीं बोल सकता है। तो अगर जो मीडिया के सामने 2 लाइन नहीं बोल सकता है दीपक जी, तो सोचिए कि अपने क्षेत्र का बात विधानसभा में कैसे रखेगा, कहां तक पहुंचाएगा। कैंडिडेट बहुत मैटर किया। यहाँ पे कैंडिडेट जो बीजेपी का था बहुत कमजोर था, और कमजोर ही नहीं था, बहुत अच्छी छवि का नहीं था, जो यहाँ चैनल पर बैठ के बोलने वाली बात नहीं है। जो बहुत सारी चीजें उनका वीडियो जो वायरल हुआ वो यहाँ चैनल पे बैठ करके नहीं बोला जा सकता। तो उस तरह का जो उनका बैकग्राउंड रहा, जो छवि रही, जिस तरह का जो बातें रहा। और दूसरा एक चीज देखेंगे कि इनके एमपी कहते हैं कि हम कुत्ता बिल्ली को भी टिकट दे देंगे तो वो जीत जाएगा। तो बांकीपुर की जनता समझदार है, उन्होंने दिखा दिया कि कुत्ता बिल्ली को टिकट देने से हम नहीं जिताएंगे। हमें एक वोकल और मुझे शायद थोड़ी गलतफहमी हो गई है मधु जी। दूसरी बात एक बस मेरी एक छोटी सी गलतफहमी दूर कर दीजिए। आप बीजेपी का पक्ष रख रही हैं या आरजेडी का पक्ष रख रही हैं? नहीं, रुक जाइए नीतीश जी। मैं आरजेडी का पक्ष नहीं रख रही हूँ ना अभी फिलहाल। अभी मैं बीजेपी का ना आरजेडी का पक्ष रख रही हूँ। मैं बांकीपुर की जनता का पक्ष रख रही हूँ। और ये बता रही हैं कि बीजेपी का प्रत्याशी कितना कमजोर था। बीजेपी का प्रत्याशी बेहद कमजोर था। जनता
बिल्कुल उसे नापसंद कर रही थी, ये आप बता रही हैं, समझा रही हैं हमें। तो क्या हम ये मानकर चलें कि आरजेडी का प्रत्याशी उससे भी गया गुजरा था, आरजेडी के नेता अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने में उससे भी ज्यादा नाकाम साबित हुए, आरजेडी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई, ये आरजेडी नेताओं को नजर नहीं आ रहा? नहीं, नजर बिल्कुल आ रहा है, इसमें भी हम लोग समीक्षा करेंगे, बैठेंगे, लेकिन एक जो माहौल बनता है कभी भी उस तो माहौल लोग का अगर फायदा किसी नहीं को उठा पाए, हराना विपक्ष चाहते तो होने के लोग को लायक एक नहीं तरफ रहे शिफ्ट आप। होना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बांकीपुर की जनता को लगा नहीं, होगा कि बांकीपुर अगर में ही हम देख पा रहे हैं, हम तो अब तक भरोसा करके चल रहे थे ना कि मुख्य विपक्षी दल है आरजेडी, लेकिन आरजेडी मुख्य विपक्षी दल की हैसियत को बरकरार नहीं रख पाया। देखिए, बाई इलेक्शन में सब होता है, इलेक्शन में हार जीत होते रहती है, बहुत बड़े बड़े नेता हारे हैं और बहुत बड़े बड़े नेता जीते हैं, लेकिन ये नहीं है कि अगर एक इलेक्शन अब बांकीपुर के जीत गए, जिस तरह से इन्होंने वादा किया, कुछ दिन पहले आपके पार्टी के एक नेता एमएलसी का चुनाव जीत गए थे, तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी को नकारा बता रहे थे एमएलसी का इलेक्शन। अब आप कह रही हैं कि एक बाई इलेक्शन जीतने से कुछ वैसा फर्क नहीं पड़ता है, ये छोटी मोटी बात हो गई। देखिए, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो विधानसभा का इलेक्शन था, ये सरकार बनाने और गिराने का नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो इलेक्शन होता है, विधानसभा का जब इलेक्शन होता है, तो वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने और नहीं बनाने के पक्ष और विपक्ष में वोटिंग होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शन था, तो एक सबक भी था कि आप किसी को भी नहीं ला के दे सकते हैं, और लोगों ने ये चीज दिखाया, क्योंकि यहाँ से सरकार आपने क्या देखा इस चुनाव परिणाम में, ये हम समझ पा रहे हैं। आपने देखा कि आरजेडी रहे चाहे नहीं रहे, वो एक कहावत है ना कि मेरे दुश्मनों की दोनों आंख फूट जाए, भले ही मेरी एक आंख फूट जाए। तो अपनी एक आंख फोड़कर अपने दुश्मन की दोनों आंख फोड़ने की कोशिश यहाँ बिहार में बांकीपुर में होती नजर आई है, और इस चक्कर में कहीं विपक्ष का रास्ता, विपक्ष का भविष्य अंधकारमय ना हो जाए, ये शायद विपक्ष के नेता नहीं सोच पा रहे हैं। नितेश जी, इस चुनाव से आप क्या देख पा रहे हैं? समीक्षा भी हुई है, तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी हुई है, जो चुनाव प्रचार में घर घर जाकर लोगों से वोट के लिए अपील कर रहे थे, उन सबको बिठाकर पूछा गया है, क्या निकल कर आया समीक्षा में, कहां चूक हुई? नहीं, समीक्षा देखिए, हम लोग तो पहले ही जो जनादेश मिला है उसका सम्मान करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक एक चीज का सम्मान करती है, समीक्षा करने का काम कर रही है। आज समीक्षा बैठक हुई है और एक एक चीज पर हम लोग और भी समीक्षा करेंगे। बांकीपुर का एक एक वार्ड में हम लोग जाएंगे, एक एक जनता से मिलेंगे। ऐसा थोड़ा है कि हम लोग बांकीपुर छोड़ दिए, भारतीय जनता पार्टी एक सीट हार गई तो बांकीपुर छोड़ दिया, ऐसा थोड़ा है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल वाले से पूछिए कि इनको किस चीज की खुशी है। वो तो बता रहे हैं बीजेपी को हराने की खुशी है। नहीं, इनको मतलब नहीं था। नितेश जी, उनकी छोड़ दीजिए, हम ये जानना चाह रहे हैं कि बीजेपी इस परिणाम को गंभीरता से ले रहे हैं। आप कह रहे हैं हम जाएंगे, हर जगह जाएंगे, लेकिन कहाँ चूक हो गई, कहाँ आप नहीं पहुंच पाए? जहां भी चूक हुआ है, गलती हुआ है, जो भी मामला हुआ है, हम लोग एक एक चीज पर समीक्षा करने वाली चीज है। भारतीय जनता पार्टी एक एक चीज को देखती है, ऐसा थोड़ा है। या भारतीय जनता पार्टी ने वॉकओवर दे दिया, एक कमजोर कैंडिडेट को मैदान में खड़ा करके प्रशांत किशोर को वॉकओवर दिया। आप सुन लीजिए ना, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी एक गरीब के बच्चे को टिकट दिया, जिसका माता पिता नहीं है, कार्यकर्ता को टिकट दिया। राष्ट्रीय जनता दल और ये सब नहीं ना करता है, वो तो अरबपति या खरबपति को टिकट देता है। जनता ने उन्हें पूरा आशीर्वाद नहीं देने का काम किया। एमएलसी बनी है क्या? भगवतिया देवी जी राज्यसभा आपके पार्टी से गई थी, इसे मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का जमानत जब्त हो गया। इन लोग को माने XYZ का नॉलेज नहीं है बांकीपुर के बारे में, राष्ट्रीय जनता दल को, इसलिए कि लोग हवा में अपना चुनाव लड़ते थे, कैंडिडेट उतार देते थे, वोट आ जाता था। लेकिन इनके वोटर इस बार ने तय किया कि इनको विपक्ष से भी विदा कर दें। वो तो आपके वोटर ने भी तय किया कि इनकी हेकड़ी, हम लोग इनके समीक्षा कर रहे हैं, घमंड को तोड़ा जाए। लेकिन इन्होंने जनसुराज को इंटरनल सपोर्ट किया। इनके राजकुमार बाहर घूम रहे थे, बताइए यदि आप किसी महिला को इन्होंने सपोर्ट किया और आपने भी वॉकओवर दे दिया, आप तो मुकाबले के लिए मैदान में मजबूत प्रत्याशी तक नहीं उतार पाए। आपने टिकट दिया, अब बताइए कि इलेक्शन के 2-3 दिन बचे हुए हैं, तब आपके राजकुमार आके 4 व्हीलर से हाथ हिला दे रहे हैं, ऐसा थोड़ा होता है। जनता ने आपको नकार दिया।
हम लोग तो समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन जनता ने आपकी जमानत जब्त कर दी, आपके वोटर ने। इस पर आप आइए। बताइए मधु जी। राष्ट्रीय जनता दल का अब कहानी बचा हुआ नहीं है बिहार में, आप समझ लीजिएगा। बोलते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंभा नहीं, हम लोग खिसियानी बिल्ली का के लिए भारतीय जनता पार्टी, मैं ये बोल रही हूँ भारतीय जनता राजद को विश्व की बड़ी पार्टी है। हमारा रिजल्ट क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की बड़ी पार्टी है। तो एक एक कार्यकर्ताओं को जोड़कर, एक एक कार्यकर्ताओं को जोड़कर सबसे बड़ी पार्टी बनी है ना नीतीश जी। वही कार्यकर्ता दूर हो रहे हैं, वही कार्यकर्ता दूर हो रहे हैं। 1 लाख से अधिक वोट आया था, इस बार कितना ही वोट आ गया। नहीं तो आपने 50,000 कार्यकर्ताओं को, 50,000 मतदाताओं को खो दिया एक विधानसभा के उपचुनाव में। आगे ऐसे हर सीट पर 50,000 कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को खोते जाएंगे तो बचेगा क्या? समीक्षा कर रहे हैं, आगे भी समीक्षा करेंगे और भी समीक्षा होगी। सुधार होगी या नहीं होगी? समीक्षाएं सिर्फ होगी। हम लोग देखिए, हम लोग चुनाव हारे या जीते, जनता के भी जाना नहीं छोड़ सकते, ये बात जान लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल वाली पार्टी नहीं है। जब चुनाव आता है तो बरसाती मेढक की तरह क्षेत्र में घूमते हैं इनके नेता और कार्यकर्ता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनी टाइम एनी समय आपके लिए खड़ा रहेगी, क्षेत्र में हो चाहे कहीं भी हो, गरीबों के लिए खड़ा रहेगा भारतीय जनता पार्टी। पीके भी यही बोलकर जीते हैं, तो वो ज्यादा जनता के बीच पहुंच रहे हैं, आप पहुंच रहे हैं, आपसे ज्यादा लोगों तक वो पहुंच रहे हैं। पूरा करें, पीके जीते हैं तो अपना वादों को पूरा करें। वो वादे की बात तो बाद की बात है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो जीत कैसे गए। गड़बड़ झाला है, राष्ट्रीय जनता दल का सपोर्ट था पीके को, ये बात स्वीकार करें। चैनल पर इनके प्रवक्ता जो नहीं तो आप मधु मंजरी जी हैं, आप इतने कमजोर हो गए। वहां महागठबंधन में दर्जन भर दल हो जाएं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या आप हार मान जाइएगा? आप हार मान जाइएगा? नहीं पड़ता है, जनता को गुमराह आपने किया। बांकीपुर की जनता को राष्ट्रीय जनता दल ने गुमराह किया और बांकीपुर की जनता ने इन्हें जनता को लाठी आपने मारा। आप सबका साथ, सबका विश्वास नहीं जीत सके। नजर नहीं आएंगे नीतीश जी, सबका साथ सबका विश्वास आप नहीं ले पाए। अरे तो हम लोग तो बोलिए रहे समीक्षा करेंगे, लोकतंत्र है, जीत हार तो लगा रहता है। जीत हार बात चूक हुई बीजेपी से ना, लेकिन विपक्ष के नेता कहाँ हैं? पूरे विधानसभा गायब रहे जब सत्र चल रहा था। तो आपके नेता तो सब थे फिर भी हार गए, आपके सारे नेता थे फिर भी हार गए। अरे हार जीत तो सर लगा रहता है, मैं तो बोला समीक्षा किया जाएगा। तो फिर मुकाबले में ही क्यों उतरना जब हारने के लिए ही खेला जाए? लेकिन आप आरजेडी को कह रहे हैं, आरजेडी आपको इनके एक कार्यकर्ता नेता से पूछिए कि उनको बहुत खुशी आ रहा है। इसका मतलब है कि आपसे तो कुछ हुआ नहीं, अब दूसरे के पीठ पर सवार होकर अपने खुशी का इजहार करने का काम कर रहे हैं। नहीं तो आपको तो नीचा दिखा दिया गया जानती है, लोकतंत्र यहाँ जनता मालिक है, नेता मालिक नहीं होता है, याद कर लीजिएगा। चाहे कोई भी पार्टी हो, हम हार को स्वीकार करते हैं, जो भी जनमत मिला है उसका सम्मान करते हैं। हम समीक्षा करेंगे, हम एक एक बूथ पर जाएंगे, एक एक मंडल में जाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, मतदाताओं से मिलेंगे। बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत सीट है तो है। अब कहाँ अब काहे का परंपरागत सीट? इसी गलत फहमी में सीट निकल गई आपकी, इसी गलत फहमी में सीट निकल गई। अब लेकर ही क्या करेंगे? अब प्रशांत किशोर को जनता नहीं छोड़ेगी। क्या हुआ कि बांकीपुर में भाजपा कार्यकर्ता नहीं जाए? नहीं, अब जीत नहीं हो पाएगी ये कह रहे हैं, अब नहीं बच पाएगा। बांकीपुर का चुनाव कोई भी जीते, लेकिन बांकीपुर की जनता के साथ सुख दुख में भारतीय जनता पार्टी ही खड़ा रहेगा, याद रखिएगा। तो आप कह रहे हैं ना, जनता को इतना भरोसा होता तो वो आपका साथ ही क्यों छोड़ती? जनता जनार्दन है, यहाँ तो बड़ा बड़ा नेता बड़ा बड़ा पार्टी को कबाड़ कर फेंक दिया, ये विषय नहीं है। मैं जो तो आपको इस बात का डर नहीं है कि बीजेपी को कबाड़ कर फेंक दिया जाएगा? चलिए ठीक है, आपने हार स्वीकार किया। जनता पार्टी अपनी समीक्षा करेगी, ठीक है, समीक्षा ही हो रही है। मधु जी, बीजेपी है, इस बात को मैं चैलेंज के रूप में लेता हूं। बीजेपी प्रत्याशी की कमजोरी बता रहे हैं। जनता दल वाले, ठीक है, हो गया नीतीश जी, हो गया। मधु जी, गठबंधन वाला नीतीश जी हो गया ना। कांग्रेस का पता नहीं था कुछ, कांग्रेस पार्टी कहाँ है अभी? फिर भी हार गए आप ना। कांग्रेस होती तो और आपकी जमानत जब्त हो जाती ना। ये लोग मिली भगत अपना किए हुए थे। नहीं, अभी तो आप कह रहे हैं कांग्रेस नहीं थी, वाम दल नहीं थे, अगर वो साथ होते तो आपकी और दुर्गति हो जाती। क्या दुर्गति हो जाती? जमानत जब्त हो जाती। कोई दुर्गति नहीं होता, कोई दुर्गति नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी इतना मजबूत है हर सीट पर कि खुद चुनाव लड़ सकती है, जान लीजिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी चुनाव हारी है तो उसका समीक्षा कर रहे हैं। फिर भी भाजपा नहीं हारी, 5 दलों का ये गठबंधन हारा है। आप अकेले हारते तो हारते 5 दलों को ले डूबे। गठबंधन हारे चाहे जो हारे, जान लीजिए हम लोग समीक्षा एक चीज के करने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना ज्यादा व्याकुल होने का जरूरत नहीं है, हार जीत लगा रहता है, जान लीजिए। ठीक है मधु जी, आपको व्याकुलता है या आप में खुशी है खेमे में
कि चलिए हम हारे तो हारे, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे? नहीं नहीं दीपक जी, देखिए पटना जैसा शहर में, सॉरी पटना जिला अगर पूरा देख लीजिए तो कुछ सीटें जो है पारंपरिक जो है अराजक का है, कुछ सीटें जो हैं जो शहरी क्षेत्र है, खास करके ये अर्बन वाला जो एरिया है, ये 4 विधानसभा में मैक्सिमम इनका रहा। और बांकीपुर खास करके जो है ये बीजेपी गढ़ है, बीजेपी का गढ़ टूटा, हमारा तो ये था ही नहीं, फिर भी हम मजबूती से लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। हार जीत तो अपनी जगह पे, बहुत सारा सीट ऐसा है जो कि हमारा परंपरागत है, पालीगंज चले जाइए यार, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां हमारा कुछ भी नहीं है मधु जी, तो वो चीज होता है जब वहां अब पे कुछ भी नहीं है, आप देख नहीं पा रही हैं, शायद आपके पार्टी के नेता वो देख नहीं पा रहे हैं कि अब परंपरागत वाली कोई बात पॉलिटिक्स में बिहार में शायद नहीं चले। नहीं, बिल्कुल 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 आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो काम नहीं करेगा, जो जनता के बीच में नहीं रहेगा, जो हवा में रहेगा, और जनता को अगर जब तो जमानत जब्त हो जाएगा, विधानसभा वो बात करेंगे कहाँ के अटल पथ बना दिया, वो बात करेंगे कि क्या गंगा पथ बना दिया, वो बात करेंगे कि ये बना दिया, इस तरह की जो बातें हैं तो आप लोग घूमते हैं ना, बिल्कुल जमानत जब्त होगा। मैं बोल रही हूँ कि अगर संगठन मजबूत नहीं रहेगा, लोग काम नहीं करेंगे, हम इस पे ये समीक्षा बैठक करते हैं तो हम लोग भी समीक्षा बैठक करेंगे। और हम जानते हैं कि हम कमजोर थे, लेकिन हम इतने कमजोर भी नहीं थे मधु जी, आप कमजोरी अपनी मान रहे हैं, लेकिन इतने कमजोर की जमानत जब्त हो जाए। हमने 200 किलो लड्डू नहीं बनवाया था दीपक जी, ये इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि कम से कम इन्हें भरोसा तो था जीत का, शायद आपकी और जीत का कोई भरोसा ही नहीं था, जीत की उम्मीद भी नहीं थी आपने, क्योंकि आपने पीछे से सपोर्ट दे दिया था जो ये कह रहे हैं। एक सेकंड नितेश जी, नहीं जवाब तो ले लीजिए ना, आपने आरोप लगाया कि पीछे से सपोर्ट दे दिया। कौन ऐसा नेता बोला है कि कुत्ता बिलाई को भी खड़ी कर दीजिए तो जीत जाएंगे? जी नहीं, कोई सपोर्ट नहीं करता, सपोर्ट करता तो हर आरजेडी का हर कार्यकर्ता रोड पे खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोला है कि कुत्ता बिलाई को टिकट दे देंगे तो जीत जाएगा? आप दिखाइए वीडियो, कुछ सबूत है तो दिखाइए। पीके जी हल्ला किए, उसी नैरेटिव को आप लोग भी ठीक है। राकेश जी, आपने अभी भी चर्चा के दौरान सुना कि इस चुनाव परिणाम में सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या देख रहा है। ये एक तरह से कहें तो एक राजनीतिक माइंड सेट में वो जकड़ लिए गए हैं, उनके विचार उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि अब बिहार में बड़ा राजनीतिक बदलाव, बड़े उलटफेर के संकेत वोट बैंक की सियासत में देखने को मिल रहे हैं, और क्या वो संकेत सत्ता पक्ष और विपक्ष समझ पा रहे हैं? ये तो पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये जरूर है कि प्रशांत किशोर जी ने दोनों दलों को, आरजेडी को और बीजेपी दोनों को आईना दिखा दिया। आईना में इसलिए कह रहा हूं दिखाने की बात होती है कि ये जो क्षेत्र जहां इलेक्शन हो रहे थे, वहां की अगर आप डेमोग्राफी को देखेंगे तो एक तो ये प्योरली शहरी क्षेत्र है, यहाँ स्वर्ण जाति के लोग भी अच्छे खासे हैं, 32-33% के आसपास है। जो पिछड़े वर्ग हैं वो भी अच्छे खासे हैं, 20% के आसपास है। व्यवसायी वर्ग है वो भी 10-12% के आसपास है। तो कुल मिलाकर आप देखें कि 65-66% जो वोट हैं वो इन वर्गों के हैं, और ये माना जाता है कि बीजेपी के परंपरागत वोटर हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर इनके कोर वोट में सेंध लगाना, ये प्रशांत किशोर की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 19,000 से जीतने का मतलब है कि सिर्फ प्रत्याशी के चलते कोई नहीं जीता है, बल्कि कहीं ना कहीं वो पार्टी का संगठन भी उस क्षेत्र में कमजोर हुआ है, कुछ पकड़ भी कमजोर हुई है। एक तो ये चीज है। आरजेडी के लिए भी आप देखेंगे तो आरजेडी का भी जो समीकरण है, उनके जो कोर वोट है ना, उसमें भी दरका है वहां पर। और ये जो दिखा रहा था MY जो समीकरण आरजेडी का आमतौर पर माना जाता है, 2025 के विधानसभा चुनाव में भी AIMA ने उसमें सेंध लगाई थी, और यहाँ भी प्रशांत किशोर जी ने कई क्षेत्रों में उसमें सेंध लगाया। तो इसका मतलब है कि ये जो नीतीश कुमार के अलग होने के बाद से, सत्ता से अलग होने के बाद से एक पावर वैक्यूम आ रहा है, एक राजनीतिक शून्यता आ रही है, और उस राजनीतिक शून्यता को भरने के लिए जो सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर रहे हैं वो प्रशांत किशोर है। हाँ, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी की उपलब्धि है या प्रशांत किशोर की उपलब्धि है, एक बहस का प्रश्न हो सकता है। ये ज्यादा प्रशांत किशोर की उपलब्धि दिख रही है। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार से जैसे पावर का ट्रांसफर किया, वैसे एक थोड़ा सा मैसेज जरूर कहा गया कि ये महाराष्ट्र मॉडल तो नहीं है,
या चुनाव लड़ा गया, उसके बाद नीतीश कुमार को किनारे किया गया। तो नीतीश कुमार के भी जो कोर वोटर हैं, BC1 के वोट को हम लोग मानते हैं, या जो कुर्मी के वोट होते हैं, उनमें भी कहीं न कहीं ये मैसेज थोड़ी बहुत नाराज़गी ज़रूर थी। और एक चीज़ मैं ज़रूर ये कहूँगा कि ये जो चुनाव था, इसमें बिहार में स्थानीय स्तर के बीजेपी के नेता, बड़े-बड़े नेता शामिल हुए, जी। लेकिन राष्ट्रीय स्तर के नवीन जी को छोड़ दिया जाए, अध्यक्ष जी को छोड़ दिया जाए, तो कोई बड़े स्तर के लीडर इसमें नहीं आए हैं। हम्म। तो जब भी उपचुनाव होते हैं, उसमें जो फोकस रहता है, वो फोकस एक क्षेत्र में रहता है, ठीक है? तो वैसे स्थिति में वो कई बार पार्टी बहुत अधिक सीरियसली इन सब चीज़ों को नहीं लेती है, और बीजेपी ने बहुत हल्के में लिया कि हम तो यहाँ पे चुनाव जीत ही जाएँगे। अति आत्मविश्वास आ गया बीजेपी में, और इसलिए जो वोट का ट्रांसफर उनके पक्ष में होना चाहिए था, वो वोट का ट्रांसफर कहीं भी इनके पक्ष में होता नहीं दिखा गया। आपने देखा होगा कि 422 से जो पोलिंग बूथ हैं, उसमें से 400 जगहों पर पिछड़ जाना, जी। ये बड़ा आश्चर्य लग रहा है। तो ये जो जीत है, वो हम ये नहीं कहेंगे बीजेपी की हार है या आरजेडी की हार है, लेकिन ये जीत निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की जीत है। अब बिल्कुल, प्रशांत किशोर की जीत है और मतदाताओं का संदेश है, मतदाताओं का संकेत है कि अगर सियासत में संभावनाएं मिलती है तो मतदाता उन संभावनाओं को लपकने से नहीं हिचकेंगे। परंपरागत वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित हो सकती है, और ये संभावना सही साबित किया है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने एक नए विकल्प को बिहार की सियासत में आधार देकर। देखना दिलचस्प होगा कि इससे पक्ष और विपक्ष, यानी कि जो परंपरागत एनडीए सत्ता पक्ष और परंपरागत महागठबंधन विपक्ष है, वो क्या देखता है, क्या सीखता है, और आगे किस तरह से अपने खेमे में सुधार करता है, ताकि उनकी बिहार की सियासत में बने रहने की संभावना मजबूत होती रहे और नए विकल्प को नया फलक न मिले बिहार की सियासत में अपने पंख फैलाने के लिए, जो आने वाले दिनों में इन्हीं दोनों के लिए चुनौती बन सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मधु मंजरी जी, नितेश सिंह जी, राकेश रंजन जी अपना समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।